हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 22 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज हमें डिस्कस करनी है। देखो, ये फर्स्ट न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने यूके से आने वाले फ़्लाइट्स को एक बार बंद कर दिया है दिसंबर 31 तक, क्योंकि एक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन वहाँ पर आउटब्रेक देखा गया है। इसका असर सेंसेक्स पे भी देखा गया है। तो ये चीज़ें हमारे इतनी काम की है नहीं, वो एक बैक टू बैक चल रहा है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हम देखेंगे जिसमें CSIR के एक मेंबर ने ये कहा है कि वायरस चाहे कितना ही म्यूटेशन कर ले, बट जो वैक्सीन्स डेवलप की जा चुकी हैं अभी तक, वो वैक्सीन सभी तरीके के स्ट्रेन्स पे इफेक्टिव साबित होंगी। ठीक है, वो आर्टिकल देखेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे काम की लगी नहीं, इसलिए अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये फिर से फार्मर्स यूनियन से रिलेटेड है, बिल्कुल काम का आर्टिकल नहीं हमारे लिए आर्टिकल जो है यहाँ पर काम के, वो है आपके सामने ये दो। इनके बारे में आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जिसमें एक तो बम्पर बाजरा क्रॉप की बात की जा रही है राजस्थान में, और डिमांड की जा रही है कि MSP प्रोवाइड की जाए, क्योंकि MSP का पूरा माहौल चलता आ रहा है। वैसे कुछ काम की चीज़ है नहीं इसमें, बट फिर भी एक क्रक्स निकालने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। ठीक है, और इधर महाराष्ट्र शुगर मिल्स की तरफ से बात की जा रही है कि अभी शुगर की डिमांड बहुत ही कम जा रही है। तो अभी जो वाकई में जो एक कहते हैं ना कि फेवरेबल रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो मिलनी चाहिए, FRP जिसको बोलते हैं किसानों को, वो अभी करंटली कितनी जा रही है? 3100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जाती है। ठीक है, इसको MSP बोला जा रहा है, इसको FRP भी बोल सकते हैं। तो देख, केवल शुगर केन के लिए, ये ध्यान रखना, शुगर केन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जबकि होना कितना चाहिए? लगभग बोला 3500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से अगर देना शुरू कर दे, तो शुगर मिल्स पे जितना भी स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, जितना भी वो डिस्ट्रेस में है, उससे वो रिलीव हो सकती हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को भी आप देख सकते हो। दो आर्टिकल फ्रंट पेज से हो गए। इसके अलावा थर्ड पेज पे दो न्यूज़ हैं जो हमारे काम की हैं। एक तो इंडिया वियतनाम के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ है अभी इंडो पैसिफिक को लेकर के, तो एक तो ये आर्टिकल पढ़ेंगे, और एक ये वाला आर्टिकल जिसमें रशिया S-40 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रशिया की तरफ से बिल्कुल एक डिक्लेरेशन है कि USA जैसे कोई भी कंट्रीज़ अगर सिंगल साइडेड सैंक्शन अप्लाई करते हैं उससे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगाए तो कोई बात होगी, तो कोई असर वाली बात होगी। बाकी USA ने तो टर्की पे भी लगा रखा है बैन, क्योंकि टर्की ने S-400 मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम इंपोर्ट किया है रशिया से, तो टर्की पे सैंक्शन लगा दिए। पर वही बात है, टर्की का भी यही कहना है, जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमारे ऊपर बैन नहीं लगाती, हम बैन्स को या सैंक्शंस को कंसिडर नहीं करते। तो ये दो आर्टिकल्स हैं, दो इस पे देखे जा सकते हैं पेज नंबर 3 पे। इसके अलावा पेज 4 पे आप देखोगे तो एक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अभी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, कुछ रिव्यू किया है, जो भी कोविड-19 की वजह से हेल्थ क्राइसिस आए हैं, माइग्रेंट क्राइसिस आया है, सोशल इम्पैक्ट क्या था, कितना हम रेडी थे। तो ये बहुत ही शानदार रिकमेंडेशंस वाला आर्टिकल है, देखेंगे इसमें, ये बहुत काम आने वाला आर्टिकल है। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देख सकते हैं यहाँ से कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो हर एक तरीके के म्यूटेशन के बाद में भी वायरस को कंटेन करने में सक्सेसफुल होगा, ये बात बोली जा रही है CSIR के चीफ के द्वारा। तो ये आर्टिकल एक देख सकते हो आप अपने हिसाब से। इसके अलावा इसी पेज पे एक और आर्टिकल है कि 1994 के बाद में अभी तक ये तीसरा साल गया है, 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा साल गया है जो कि वेटेस्ट मॉनसून का सीजन निकाल के गया है। ठीक है, देखेंगे क्या सीजन, क्या पैटर्न रहा। अच्छा आर्टिकल है, तो इस तरीके से ये भी आप देख सकते हो इस न्यूज़पेपर से। अगर हम एक्सप्लेन पेज पे चलें तो वो ही डिकोडिंग द वायरस वेरिएंट, ये हमारे काम का आर्टिकल है नहीं, बहुत बातें कर ली हैं, वेरिएशन कैसे आता है, क्या आता है, सारी चीज़ें। हाँ, ये वाला जो आर्टिकल है इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं समराइज़ करके बता दूंगा आपको कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, उनका कोविड के स्प्रेड से क्या रिलेशन है, क्या कुछ रिलेशन है, क्या कुछ इम्पैक्ट रहता है, या फिर ये केवल बातें ही उड़ रही हैं। देखेंगे इसका असर क्या होता है। ठीक है, तो केवल एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप एक्सप्लेन पेज से देख सकते हो। इकोनॉमी पेज से अगर हम देखें तो इकोनॉमी पेज में आपके सामने ये आर्टिकल है जिसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं
वो ओल्डर लोन्स को स्कैन करेंगे कि कहीं वो फ्रॉड में कन्वर्ट तो नहीं हो चुके हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे डेटा यहाँ पर कि 2010 से 2014 के बीच में जो लोन दिया गया था उसमें बहुत हद तक जो लोन दिया हुआ था वो फ्रॉड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखेंगे अभी क्या ट्रेंड है, क्या इसके लिए आरबीआई ने अपनी तरफ से फ्रेमवर्क तैयार कर रखे हैं जिससे कि ये फ्रॉड से बचा जा सके, क्या बैंकों ने कुछ कर रखा है अपनी तरफ से। ठीक है, एक आप आर्टिकल देख सकते हो इसी पेज पर, ये वाला, जिसमें जो फ्यूचर ग्रुप जो है, ठीक है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस की जो डील थी उसके अगेंस्ट में अमेज़ॉन ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की, क्योंकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एग्रीमेंट हुई है अमेज़ॉन से, और अमेज़ॉन का कहना ये है कि फ्यूचर रिटेल के साथ में हमारा एग्रीमेंट हो गया तो फ्यूचर रिटेल हमारे से बिना पूछे रिलायंस के साथ में एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, पूरा मुद्दा एक बार हम देख भी चुके हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे कि क्या है, और एक बार फिर से देखेंगे अभी क्या उसमें डेवलपमेंट हो गया, जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, बाकी वर्ल्ड पेज पे भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट आर्टिकल है बम्पर बाजरा क्रॉप, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऑन एमएसपी। पॉलिटिक्स है, बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ है तो ये कि भाई एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कौन करता है जी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई खाने की मतलब फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो तो उस टाइम पर ये चीज़ें की जा सकती है। अगर राजस्थान में हम बात करें तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की बात करें तो देखो मस्टर्ड, मूंग, ग्राउंडनट, इनके लिए एमएसपी और वीट पे एमएसपी डिक्लेयर की जाती है जिनका प्रोक्योरमेंट एफसीआई करता है। बाकी चीज़ों के लिए एमएसपी डिक्लेयर नहीं की जाती, राजस्थान की पर्टिकुलर यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अभी आप देखोगे खरीफ में 2020-21 सीजन के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी बाजरे की फिक्स कितनी की है, 2150 रुपये पर क्विंटल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है ये कि खरीफ सीजन में ये आप डिक्लेयर किया हुआ है। पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट का डेटा अगर हम एनालाइज करें तो डेटा जो है वो कुछ और ही सिचुएशन बता रहा है। वो ये कि भाई मैक्सिमम प्राइस जो है बाजरे के लिए वो बताई गई है कितनी, 18 से 19 दिसंबर के बीच में केवल 1300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। तो ये तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया ना कि कहाँ 2150 रुपये आपने डिक्लेयर कर रखे हैं, कहाँ पर आप 1300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। तो इसी चीज़ को लेकर के थोड़ा डाउट है। अब बात ये आ जाती है कि राजस्थान के जो फार्मर्स हैं उनके पास में एक स्कोप रहता है कि हरियाणा में अच्छी डिमांड रहती है, हरियाणा में अच्छी प्राइस मिल जाती है इनकी, अगर बाजरे की बात की जाए। बट वो हरियाणा में अगर जाते हैं तो हरियाणा की सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि राजस्थान के किसानों के लिए हमारे मार्केट्स खुले नहीं हैं, हम केवल हमारे लोगों को ही अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि जहाँ हम एपीएमसी मॉडल मंडीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर मंडीज़ को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं, तो उस केस में तो ये राजस्थान के लोग, अगर राजस्थान के किसान अगर हरियाणा में जाकर के नहीं बेच पा रहे हैं अपने माल को, अपनी प्रोडक्शन को, प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो कैसे हम इन चीज़ों का इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, इसको हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की बात है। बाकी चीज़ें देखो, इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत हो रही है, मेन चीज़ इतनी सी जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो सेकंड आर्टिकल है वो देखते हैं। महाराष्ट्र में जो शुगर मिल्स हैं वो डिस्ट्रेस सेल में जा रही हैं क्योंकि लो डिमांड है। इसमें मेन चीज़ क्या है, देखो एमएसपी जो नोटिफाई की गई है ना गवर्नमेंट के द्वारा वो है 3100 रुपये पर क्विंटल। बट जो किसान होते हैं उनको पैसे देने की ज़रूरत भी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं शुगर मिल्स को करने के लिए, कि ट्रेडर्स के साथ में करना, डील करना, फिर उसके बाद में कोई मशीनरी है उसको मेंटेन करना। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ है ना उनको मेंटेन करने के लिए इनको ज़रूरत होती है लगभग, इनका कहना ये है, जो मिल ऑनर है, मिल एसोसिएशन है, शुगर मिल एसोसिएशन, उनका कहना है कि 3500 रुपये पर टन के हिसाब, पर क्विंटल के हिसाब से कर दो, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारे जितने भी खर्चे हैं वो हम निकाल पाएंगे। फिर इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में। ठीक है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी कि यहाँ 3500 रुपये पर क्विंटल अगर दे दोगे तो उससे काम चल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुगर के लिए एमएसपी फिक्स करनी शुरू की थी रिवाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, मिल वाइज, ठीक है, एक फैक्ट्री के हिसाब से फिक्स कर दी थी कोटा, जो होता है कि हाँ इतना क्विंटल, मतलब एक क्विंटल पे इतना रुपया इनको मिलना ही चाहिए फार्मर्स को। तो जून 2018 में किया गया था, और इसमें ये देखा गया था कि डिमांड और सप्लाई की जो इक्वेशन है उसको स्टेबल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगी। जो अगर एमएसपी एक बार इंश्योर हो जाती है तो फार्मर्स को कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो सीधा पहुँच जाएंगे और अपने जो
जो भी हार्वेस्ट की हुई क्रॉप है उसको सीधा का सीधा डिलीवर कर देंगे मिल्स में, ठीक है। तो इसका फिर रिवीजन हुआ था फरवरी 2019 में, जब एमएसपी को बढ़ा करके 2900 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 3100 रुपये। वैसे यहाँ पर एमएसपी और जो फेवरेबल रिम्यूनरेटिव प्राइस है एफआरपी भी हम बोल सकते हैं शुगर केन के लिए पर्टिकुलरली। एमएसपी बोली जाती है किसके लिए, बाकी जो बचे हुए 23 क्रॉप्स हैं उनके लिए बोली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एफआरपी जब फाइनलाइज की जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसको फिर रिकमेंड किया जाता है किसके द्वारा, सीएसीपी के द्वारा। सीएसीपी जिसकी फुल फॉर्म है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है एफआरपी को, और एमएसपी को भी यही रिकमेंड करता है। और फाइनलाइज कौन करता है, सीए मतलब CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर बाद में फाइनलाइज होती है वो जो प्राइसेस रहती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 2-3 से, जिसमें बताया हुआ है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इंडिया और वियतनाम के बीच में जो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर जो टाइज़ हैं वो बढ़ने चाहिए। क्योंकि अभी अगर चाइना, अब देखो तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन की अगर बात करें तो वियतनाम भी एग्जैक्टली वही चीज़ें फेस कर रहा है जो साउथ चाइना सी में चाइना अपनी एग्रेशन लगातार दिखाया जा रहा है, जो चीज़ें इंडिया ईस्टर्न लद्दाख में फेस कर रहा है, ठीक है। तो राइजिंग चाइनीज़ बेलिगरेंस ये अपने आप में बड़ा एक कंसर्निंग इशू है। तो डिफेंस, न्यूक्लियर और एनर्जी कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक वर्चुअल समिट हुई जिसमें वियतनामीज़ काउंटर पार्ट जिनका नाम है नगुयेन शुआन फुक, ठीक है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में बातचीत की और इंडो पैसिफिक विजन के लिए बातचीत आगे बढ़ाई, जिसमें इंडिया ने कहा कि वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। दूसरा, रीजन की स्टेबिलिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए दोनों कंट्रीज़ में बहुत कुछ कॉमन है साथ आने के लिए। चाइना की अगर बात करें तो साउथ चाइना सी में अपनी एग्रेशन दिखा रहा है, तो वहाँ पर भी अगर देखें तो जो सॉवरेनिटी होनी चाहिए, जो नेविगेशन फ्रीडम अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको अपहेल्ड करने के लिए दोनों कंट्रीज़ को साथ में आने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हो यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, इनको फॉलो करवाने की ज़रूरत है। खुद भी फॉलो करो और एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे हमारे जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ईस्ट की अगर बात करें तो उनका नाम है रिवा गांगुली। तो उन्होंने इन चीज़ों को और थोड़ा सा क्लियर बोला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी हर एक तरीके की फॉर्म को टैकल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़, चाहे वो टेरर फैलाने की बात हो या फिर टेरर को फाइनेंस करने की बात हो। मतलब ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द टेररिज्म शुड बी कम्बेटेड, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे दोनों कंट्रीज़ जो है पीस और स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए एकदम तत्पर हैं, करना भी चाहिए इनको। बाकी चीज़ें वही दिखावटी सी लग रही हैं मुझे। और बाकी एक ये देख सकते हो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये अपने आप में आप देख सकते हो आगे एनविसाज कर रहा है इंडिया, क्योंकि देखो RCEP जो है ना, वहाँ पर तो क्या चाइना अपनी दादागिरी लगाना चाह रहा है, बट इंडिया जो है वो अपने मार्केट को ओपन भी करना चाह रहा है। तो एक ऑप्शन पे सोचने की बात हो रही है, वो है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए अभी जो मीटिंग हो रही है अपने आप में एक कॉन्क्रीट स्टेप है। तो दोनों कंट्रीज़ बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आसियान के साथ में जो रिलेशनशिप है इंडिया की, उसमें साउथ चाइना सी की बात हमने कर ही लिया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल इसी पेज पे रशिया की बात करें तो S-400 इंडिया ले रहा है किससे, रशिया से। ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसमें रशिया ने बिल्कुल एक चीज़ कही है कि चाहे कितने ही सैंक्शन लगा दे यूनिलैटरली USA, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाती तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और भाई जी UNSC क्यों लगाएगी जी, कि वहाँ पर तो रशिया तो खुद एक मेंबर और वीटो पावर है इसके हाथ में, तो क्या लग सकता है रशिया के अगेंस्ट कोई सैंक्शन? बिल्कुल नहीं। तो बस बोले एकदम क्लियर है रास्ते। दूसरा, पाकिस्तान की रिलेशनशिप को लेकर के बोल रहा है रशिया ये कि पाकिस्तान के साथ में मॉस्को जो है वो कमिटेड है अपने खुद के टाइज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO है, इसके मेंबर्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो प्लीज़ बताओ कि SCO के मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ये बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउस पैनल ने अपनी तरफ से बताया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लीज पे लिया जाए और माइग्रेंट्स का डेटा हमारे यहाँ पर कलेक्ट हो। तो सबसे पहली चीज़ें कि इस
कमिटी ने, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स हैं, जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो पूरे कंट्री में जितनी परेशानियां आई हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन दिए हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो तो हम कैसे टैकल करेंगे। तो इसके लिए 4 ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हैं, आप इनको लिख लो कि कैसे हम हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तो ये कि जो इंश्योरेंस कवर है ना, वो बहुतों को अवेल नहीं कराया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम जो भी इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो देखो, हॉस्पिटल्स को इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है कि वो रिफ्यूज़ अगर करते हैं तो उनको इस चीज़ के लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़, रिपोर्ट में ये बताया कि हॉस्पिटल बेड्स की अगर बात करें तो उनका खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा हुई। एक तरफ तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी थी, तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के बेड्स को वो बहुत पैसे में उन्होंने बेचा, तो वहाँ पर प्राइस रेगुलेशन देखने की भी ज़रूरत है। तो इंश्योरेंस की बात आ गई और दूसरी बात क्या आ गई यहाँ पर, बेड्स की सेलिंग, मतलब सेलिंग के बारे में। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट जो थिंग है दैट इज़ माइग्रेंट वर्कर्स, बहुत ही बुरे तरीके से इनके ऊपर असर पड़ा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक नेशनल डेटाबेस बने जिससे कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और बेनिफिट्स डिलीवर किए जा सकें। तीसरी रिकमेंडेशन। चौथी, जो स्टूडेंट्स मिड डे मील स्कीम से डिप्राइव्ड हैं उनको हमेशा, मतलब उनके लिए स्कूल हमेशा ओपन होनी चाहिए, लगातार उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनका पेट भरता है, तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको फिर बाद में इस पूरे आर्टिकल में इलेबोरेटली बताया हुआ है। ठीक है, तो 4 सेगमेंट्स में हम इसको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पूरे इशू को खोल करके एकदम डिटेल में बताया है। सबसे पहली चीज़ आती है प्रिपेयर्डनेस, कि हम कितने तैयार थे। देखो, माइग्रेंट लेबर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डेली वेजेस अर्नर्स, या फिर जो भी मतलब एक थे ना कि डाउन ट्रोडन सेक्शन था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनके पास में टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई और अचानक से फिर लॉकडाउन इम्पोज करने की वजह से उनके पास में न तो खाना रहा, न शेल्टर रही, ना कोई और फैसिलिटी रही तो केवल और केवल एंजाइटी और अनसर्टेनिटी। इसकी वजह से उन लोगों की कईयों की तो जान भी गई है और कितने किलोमीटर तक उन्होंने 2-2 हज़ार किलोमीटर तक उन्होंने वॉक करके फिर वो अपने घर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर कमेटी ने सीधा सीधा बोला है कि भाई हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप लिख लेना, क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए कि हम एक नेशनल प्लान ड्रॉ करें, कुछ गाइडलाइंस हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में, जिससे कि एक फंक्शनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किया जा सके जो कि ज़रूरत के टाइम पे एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ला सके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, और जल्दी से जल्दी कोई भी क्राइसिस आए कोविड-19 जैसा फ्यूचर में तो क्विक रिस्पॉन्स दिया जा सके। तो क्या है ज़रूरत, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने की, नंबर 1। फिर दूसरा इशू आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जी कि बहुत सारे इश्यूज की बात करें तो आईसीयू बेड्स की बड़ी बातचीत हुई थी, तो डिस्प्रपोर्शनेट अवेलेबिलिटी वहाँ पर थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल थे तो भी उन्होंने नहीं अवेल किया। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, बहुत पैसा लगता है। तो सारा लोड किस पे चला गया, सारा का सारा चला गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो कमेटी ने इस चीज़ को बड़ा एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि हमें ज़रूरत है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाने की, जिसमें वो भी नेशनल लेवल पे, ऐसा नहीं कि स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट पे छोड़ दो। एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाने की ज़रूरत है, जो कि आप देखोगे जहां पर कुछ लीगल प्रोविजंस होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अकाउंटेबल बना सके। अगर वो कोई भी लापरवाही करते हैं तो उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई की जा सके, क्योंकि उन्होंने इस कोविड-19 के टाइम पे बड़ी मनमानी की है। तो कमेटी ने बिल्कुल ये कहा है कि हमें इस ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाइयों की भी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, उस पर भी बैन लगाने की ज़रूरत है, स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा कमेटी ने ये कहा है कि रिकॉर्ड्स का सबमिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और IRDAI जो है, जो मेन इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके हिसाब से अगर देखें तो
डिनायल का सामना करना पड़ा, मना कर दिया गया कैशलेस फैसिलिटी के लिए। अगर कोई भी कोविड-19 पेशेंट गया ना कि भाई हमें इंश्योरेंस क्लेम दो, तो उन्होंने मना कर दिया। अब पीपीई किट की बात हो, ग्लव्स की हो, मास्क की हो, इनके लिए भी उन्होंने फालतू में चार्जेस लगाए हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। अगर पैंडेमिक के इनिशियल फेज़ की बात करें तो इंश्योरेंस कवरेज जो है बहुत सारे लोगों ने अपने लिया हुआ भी था, उनको फ़ायदा ही नहीं मिला, तो फिर किस बात का इंश्योरेंस। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने की ज़रूरत है। जिन जिन हॉस्पिटल्स ने ये गड़बड़ की है उनको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर देखें हम, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जो ओवरसाइट करे सभी हॉस्पिटल्स को कि वो कंट्री में किसी भी इंश्योरेंस को क्लेम होने से मना कर रहे हैं या नहीं। अगर मना कर रहे हैं तो उनको उसी टाइम पर उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कोविड-19 ट्रीटमेंट कैशलेस हो, इसकी भी रिकमेंडेशन की है कि इंश्योरेंस कवरेज को भी फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है कि हाँ कोविड-19 पेशेंट्स को ये इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, ठीक है। फिर बात आ रही है सोशल इम्पैक्ट की। देखो अनसर्टेनिटी जो इस पेंडेमिक ने लाई है ना, वो आप देखोगे सोशल इनसिक्योरिटी का कारण भी बनी है। ना तो अफोर्डेबल हाउसिंग मिली है प्रॉपर, हेल्थ बेनिफिट्स भी जिन लोगों को मिल रहे थे, बेसिक कम्युनिटी जिनकी इंश्योर थी, उन लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इवन हमारे यहाँ पर जो एक्ट अवेलेबल है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979, वो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, इनफेक्टिव रहा। तो हमें ज़रूरत है कि रिलीफ मेजर्स प्रॉपरली उठाए जा सकें, गवर्नमेंट इनके लिए तैयार रहे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाती है, बोला डेटा, एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए। वैसे देखो लेबर मिनिस्ट्री ने तैयार भी करने की बात कर दी है कि मार्च आते आते तैयार कर दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन भी हम लिख सकते हैं कि एक डेटाबेस बनाया जाए, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाए, नेशनल डेटाबेस, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स की पूरी डिटेल वहाँ पर मिले और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो उनको टाइम पे राशन डिलीवर करा दिया जाए और कोई भी अगर उनकी प्रॉब्लम है तो उनको टैकल कर लिया जाए। दूसरा यहाँ पर बात आ जाती है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है जिनके पास में पीडीएस स्कीम्स के अंडर में राशन कार्ड अवेलेबल है, तो जब तक हमारे यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक हम इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड को अलाउ कर सकते हैं कि अगर बिहार का कोई माइग्रेंट है और उसके पास में वहाँ का राशन कार्ड है तो वो महाराष्ट्र की राशन की दुकान से वो सामान खरीद सकता है सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस में हम लिख सकते हैं कभी भी हमें कोई लिखना हो आंसर तो, ठीक है। और कमेटी ने अपनी तरफ से ये चीज़ें बताई है। फिर बात करते हैं इसी पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज ये कि तीसरा साल है जब हमारे यहाँ पर मॉनसून में ज़्यादा बारिश देखी गई है 1994 के बाद में। देखो 2020 में आप देखोगे पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड अगर उठा के देखें तो ओवरऑल 109% का लॉन्ग पीरियड एवरेज देखा गया है रेनफॉल का, ठीक है। ये एनालिसिस देखा गया है पोस्ट मॉनसून, किसने किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके पहले जो 1994 में जो बारिश आई थी उस टाइम पर हमारे लॉन्ग पीरियड एवरेज जो था वो था 112% का, जबकि आप देखोगे 2019 में पिछले साल वो कितना था 110% और अब की बार कितना है 109%। तो बैक टू बैक दो मॉनसून्स अच्छे गए हैं 1994 के बाद में, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर ओवरऑल हम देखें तो जो रिपोर्ट है आईएमडी की, जो रिपोर्ट आई है 2020 के लिए, बता रहे हैं कि कंट्री का लगभग 40% ऐसा एरिया है जहां पर रेनफॉल एक्सेस में रिसीव हुई है, 45% ऐसा एरिया है जहां पर नॉर्मल रेनफॉल रिसीव हुई है और 15% ऐसा एरिया है जहां पर रेनफॉल डेफिसिट रजिस्टर किया गया है, कम रेनफॉल हमारे यहाँ पर हुई है। अब कम रेनफॉल कौन कौन से रीजन्स में हुई है, एक तो देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एक उत्तराखंड में, एक हिमाचल प्रदेश में, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में रेनफॉल डेफिसिट रजिस्टर की गई है। इवन अब की बार मॉनसून अंडमान और निकोबार वाले रीजन में, अंडमान निकोबार सी और अंडमान निकोबार आइलैंड वाले रीजन में 17 मई को ही पहुंच गया था, लगभग 5 दिन पहले। नॉर्मल शेड्यूल कितना है इसका, लगभग 15-22 मई को, ठीक है। और जब विड्रोवल का, मानसून रिट्रीट की जब बात आई, निकलने, मानसून जब इंडिया से बाहर निकल रहा था तब की बात करें तो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से सबसे पहले निकलता है, तो वो भी डिले से निकला। कहने का मतलब अब की बार मानसून का टेन्योर जो है वो आप देख सकते हो ज़्यादा था एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशंस।
साथ में आप देखोगे जैसे ही मॉनसून रिट्रीट हुआ तो दो मेजर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को भी रजिस्टर किया गया। एक तो था एम्फान जो कि बे ऑफ बंगाल में था, एक और दूसरा था सीवियर साइक्लोन जो कि निसाग्रा नाम से महाराष्ट्र में। ये नाम आप याद रख लेना, एम्फान बे ऑफ बंगाल में, तो निसाग्रा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनका इम्पैक्ट क्या रहता है कोविड-19 पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार रीडिंग मार देना। बाकी मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती हैं कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम हो जाता है। गर्मियाँ बढ़ रही है मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का पहुँचना आसान हो जाता है। बट हमारे यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज जो अर्थ सरफेस पे पहुँचती हैं उनका अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पर रिसीव होती है अल्ट्रावायलेट रेज का ए, या फिर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत सी का और थोड़ा बहुत बी का। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज की जो फ्रीक्वेंसी जो हम डिवाइड करें तो ए बी सी ऐसे अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो अल्ट्रावायलेट ए तो क्या है हमारे यहाँ रिसीव हो जाती है बट उसका इतना ज़्यादा असर नहीं होता है कोरोना वायरस पे। बट अल्ट्रावायलेट रेज बी अगर आ जाए तो थोड़ा असर होता है, और सी अगर आए तो प्रॉपर वे में कोरोना को कंटेन करने में हेल्पफुल हो सकती है। बट ये भी एक पार्ट ही है, ऐसा नहीं कि केवल अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करके ही इसका असर देखा जा सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं करती, जी बिल्कुल करती है, पर इतना भी नहीं है कि केवल अल्ट्रावायलेट रेज के बेसिस पे ही कोरोना के स्प्रेड को रोका जा सके। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार इस पर रीड आउट कर लेना, टाइम थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अब स्कैन करेंगे अपने ओल्डर लोन्स को। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ना, ये ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो टोटल केसेस की अगर बात करें जिनमें 1 लाख या उससे ज़्यादा का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनकी आप देखोगे 2019-20 में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 28% तो हुई है उनमें आप देखोगे वॉल्यूम वाइज, और 159% हुई है वैल्यू वाइज। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइटर प्रोविज़न कर रखे हैं आरबीआई ने, उसके बावजूद भी फ्रॉड्स को रोका नहीं जा पा रहा है। दूसरा आप देखोगे कुछ लोन जो 2010 से 2014 के बीच में सैंक्शन किए गए थे वो अब टाइम के बाद में, जैसे 2010-14 का स्क्रूटिनी अब हुई है ना 2019-20 में, तो पता पड़ रहा है कि वो फ्रॉड में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब ये हो गया कि डिटेक्शन में भी डिले हो रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्टल बना रखे हैं आरबीआई ने या फिर जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास में सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री पोर्टल है जिसमें कि कहीं ना कहीं एडवांस स्टेजेस पे डेवलपमेंट भी चल रहा है उस पर, जिससे कि जो भी एनबीएफसीज हैं या कोई भी फ्रॉड अगर रजिस्टर होगा तो जल्दी से जल्दी कोई वार्निंग आएगी तो उसको हम टैकल कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे आरबीआई का ये कहना है कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आए बैंकों के पास में बट उन्होंने टाइम पे काम नहीं किया, इसकी वजह से ये फ्रॉड्स की जो केसेस है ना लगातार बढ़ते चले गए। आप एक बार इस पर रीडिंग मार सकते हो। मेन जो क्रक्स है जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो ये वाला पैराग्राफ है, बाकी तो क्या है टेम्परेरी है, चेंज होता रहता है। ये हमारे पास में एक रेफरेंस डेटा हो सकता है। इसके अलावा अगर इसी पेज पे देखें तो जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की जो रिलायंस के साथ डील है उसके बारे में बताया हुआ है। नॉर्मल स्टेटमेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस पर भी आप रीडिंग मार सकते हो कि अमेजोन के साथ में फ्यूचर की एग्रीमेंट थे, अब रिलायंस के साथ में फ्यूचर एग्रीमेंट करना चाह रहा है तो अमेजोन को हो रहा है ऑब्जेक्शन कि भाई हमसे बिना पूछे आप कैसे कर सकते हो। तो उस चीज़ को लेकर के अमेजोन पहुंच गया था कहाँ पे, सिंगापुर में, एक आर्बिट्रेशन सेंटर के पास में, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के पास में। तो उन्होंने ये कहा कि बोला अमेजोन की बात बिल्कुल सही है, आप जल्दबाजी में ये डील नहीं कर सकते। फिर एफआरएल जो है वो पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में ये कह के कि भाई अमेजोन जो है वो हमें कुछ भी काम करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, तो आप अमेजोन के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर डिक्लेयर करो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई जो SIAC सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने जो वर्डिक्ट दिया है ना वो बिल्कुल वैलिड है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं और आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। इसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।